तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत अच्छे टॉपिक पर, और टॉपिक है कि आपने डिप्लोमा किया हुआ है या इंजीनियरिंग किया हुआ है, उसके बाद भी जॉब क्यों नहीं लगता। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है और नए वीडियोस बनाने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है। ठीक है, तो काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, एक एक करके हम बात करेंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन पूरे यूट्यूब पे इस तरह का वीडियो आपको नहीं मिलेगा। बहुत यूज़फुल रहेगा। इन पॉइंट्स को अगर आप याद रखेंगे तो ये नौबत नहीं आएगी कि आपने इंजीनियरिंग की या डिप्लोमा किया और जॉब नहीं लग रहा है। तो चलिए एक एक करके हम सभी पॉइंट्स पे बात करते हैं कि जॉब क्यों नहीं लगता है इंजीनियरिंग के बाद या डिप्लोमा के बाद। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो है नॉन अटेंडिंग। आजकल एक ट्रेंड सा बन गया है नॉन अटेंडिंग का। मैं एडमिशन्स करवाता हूँ, मेरे पास जब एडमिशन्स के लिए बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, तो उनकी सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कि सर हम क्लास अटेंड नहीं करना चाहते। ठीक है, क्योंकि हम जॉब कर रहे हैं या फैमिली कंडीशंस ऐसी हैं कि हम कॉलेज नहीं आ पाएंगे, हम केवल एग्ज़ाम देने कॉलेज आएंगे। ठीक है, और काफ़ी सारे कॉलेजेस भी ऐसे हैं जो इस चीज़ को पसंद करते हैं कि हाँ ठीक है, स्टूडेंट्स एडमिशन तो ले लेकिन क्लास ना आए, वो भी खुश है, कॉलेज भी खुश है। ठीक है, तो ठीक है, हम उसका एडमिशन तो करवा देते हैं। लेकिन आप एक बात बताइए कि जब आप क्लास अटेंड नहीं करते हो, ठीक है, आप कॉलेज नहीं जाते हो, तो ठीक है, घर बैठ के आप पढ़ाई कर सकते हो यूट्यूब से या शिवानी से या नोट्स से। ठीक है, आप ठीक है पास हो जाओगे जैसे तैसे। लेकिन टीचर से जब आप पढ़ते हो कॉलेज में जाके, तो वो केवल पढ़ाता नहीं है, वो अपने लाइफ के एक्सपीरियंस जो है वो शो करता है, अपने एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करता है। ठीक है, डेली वो अपना एक एक्सपीरियंस पढ़ाने के दौरान शेयर करता है अपने कैरियर से रिलेटेड, या क्या क्या उसने, किस तरह से उसने अपने कैरियर को बनाया, या किस तरह से जो है बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो इंटरव्यूज़ में काम आते हैं, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए काम आते हैं। और जब आप डेली अलग अलग टीचर्स के संपर्क में आते हैं, आप जब कॉलेज जाते हैं, तो हम केवल स्टडी नहीं करते हैं, हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखते हैं जो कि आपके जॉब लगने में सहायक होती हैं और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सहायक होती हैं। तो नॉन अटेंडिंग में वो सब चीज़ें हमारी ज़ीरो हो जाती हैं और हमको कहीं ना कहीं आगे चल के प्रॉब्लम आती है। तो ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है नो एक्टिविटी अदर देन कॉलेज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कॉलेज में आपको पढ़ाया जाएगा, कुछ एक्टिविटीज़ भी करवाई जाएंगी, यूनिट टेस्ट करवाया जाएगा, मिड सेम करवाया जाएगा, मेन एग्जाम होंगे। ठीक है, ये एक्टिविटी तो अपनी जगह ठीक है, हो सकता है कुछ इंटर्नशिप भी करवाए जाए, प्रोजेक्ट्स भी करवाए जाए। लेकिन इन चीज़ों के अलावा स्टूडेंट को ऐसा लगता है भाई कॉलेज ने सब करा दिया, हो गया हमारा, तो ठीक है, पर ऐसा नहीं है। स्टूडेंट्स को अपने तरफ से काफ़ी सारी चीज़ें खुद से करना चाहिए। ठीक है, जो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें जो हैं कॉलेज के सिलेबस में ना हो, आपके सिलेबस में ना हो, या हो सकता है कॉलेज आपकी वो एक्टिविटी ना करवा रहा हो। ठीक है, विजिट है, जैसे मान लीजिए विजिट्स है। अब विजिट कॉलेज हो सकता है पूरे 4 साल के इंजीनियरिंग के दौरान आपको हो सकता है 2 बार विजिट करवा दे। इंडस्ट्री विजिट की मैं बात कर रहा हूँ, 3 जगह करवा दे, पर इससे ज़्यादा तो नहीं कराएगा। लेकिन आप लोग चाहें तो खुद से अपने कॉन्टैक्ट के आधार पे, ठीक है, आप खुद से विजिट कीजिए, अलग अलग इंडस्ट्री आप विजिट कीजिए, वहाँ आपकी समझ बढ़ेगी। ऐसे ही बहुत सारे सर्टिफिकेशन होते हैं। आप ये मत सोचिए कि आपका जो सिलेबस RGPB ने डिज़ाइन कर दिया है या कोई और यूनिवर्सिटीज़ ने डिज़ाइन कर दिया है तो वो अपने आप में सफिशिएंट है। वो सफिशिएंट नहीं है, वो बहुत पुराने कोर्सेज आपके चले आ रहे हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप नई नई चीज़ें आप अपनी तरफ से सीखें और अपने आप को एक्सप्लोर करें। ठीक है, और अपने रिज्यूम में आप अपने तरफ से मेहनत करके, कॉलेज देखिए, कॉलेज तो जो करा रहा है वो करा रहा है, ठीक है, लेकिन आपको हमेशा ये सोचते रहना चाहिए कि क्या चीज़ मुझसे मिस हो रही है। ठीक है, तो एक कारण ये भी होता है कि स्टूडेंट पूरे तरह से कॉलेज पे डिपेंड हो जाता है और वो अपने तरफ से अपने क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए अलग से कोई प्रयास नहीं करता। तीसरा पॉइंट है नोट्स ना बनाना, खुद के नोट्स ना बनाना। ठीक है, स्टूडेंट्स, हमारे टाइम में हम लोग खुद नोट्स बनाते थे। ठीक है, आजकल नोट्स का मतलब हो गया है कि कहीं से फ़ोटोकॉपी मिल गई या टीचर ने जो क्लास में लिखवाया उसको हम नोट्स मान लेते हैं। अरे टीचर ने जो लिखवाया वो उसकी चीज़ है, लेकिन प्रॉपर नोट्स कब माने जाते हैं? प्रॉपर नोट्स जब माने जाते हैं जब आप खुद से अलग अलग टेक्स्ट बुक लेके एक ही डेफिनेशन को आप 3 जगह पढ़ रहे हो, जो डेफिनेशन आपको सबसे अच्छी लग रही है, सबसे सुटेबल लग रही है, आपको जो सबसे ज़्यादा समझ में आ रही है या सबसे ज़्यादा जो याद हो रही है, आपने उसको अपने नोट्स में आपने खुद से लिखा है। ठीक है, आप खुद से अलग अलग बुक्स की स्टडी करके आप खुद से अपने दिमाग से एक जो नोट आप चीज़ें नोट करते जा रहे हो उसको बोलते हैं नोट्स।
लेकिन होता क्या है, हमको किसी ने PDF दे दी, किसी दूसरे का लिखा हुआ, या टीचर ने अपने नोट्स दे दिए, तो उसको आप नोट्स मानने लगते हो, जो कि आपके काम तो आते हैं, लेकिन एक कहते हो ना जिसको डीप स्टडी या होता है कि याद होना, ठीक है, तो वो स्टूडेंट आजकल खुद के नोट्स नहीं बनाता है। तो ये भी एक कारण है कि हमारे सब्जेक्ट पे उतनी अच्छी पकड़ नहीं हो पाती है, और फिर हम इंटरव्यू में हमको वो चीज़ें याद नहीं रहती हैं और हम फिर बता नहीं पाते हैं, या हमारे कंसेप्ट उतने अच्छे नहीं बन पाते हैं, ठीक है। तो एक कारण ये है। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं हम, बुक्स। अगला कारण है बुक्स से न पढ़ना। आजकल एक ट्रेंड सा बन गया है कि बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स बन गए हैं, तो बहुत सारे टेलीग्राम चैनल हैं जहाँ पे हमको PDFs मिल जाती हैं, ठीक है। या शिवानी का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि हम एग्ज़ाम के 10 दिन पहले जो है हम शिवानी से पढ़ लेते हैं और पास हो जाते हैं, ठीक है, पास होने के लिए पर्याप्त है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कैरियर की, यहाँ हम बात कर रहे हैं एक्सपर्टाइज की, और यहाँ हम बात कर रहे हैं कि आप एक अच्छा परफॉर्म आप कर पाएँ, और ना ही यहाँ बात केवल जॉब की हो रही है। कल को हो सकता है आपको गेट का एग्ज़ाम निकालना पड़े, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम निकालना पड़े। तो आजकल एक चीज़ हो गई है कि लोग बुक्स से नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। कॉलेज में जो 5 बुक आपको एक सेमेस्टर में फ्री मिलती हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सब्जेक्ट के लिए 1 बुक आपको मिल रही है, ठीक है। लेकिन हमारे टाइम में हम लोग एक सब्जेक्ट 2-2, 3-3, 4-4 बुक से पढ़ते थे, कंपैरिजन करके पढ़ते थे कौन सी चीज़ कहाँ अच्छी दी हुई है। तो लोग बुक्स परचेज नहीं कर रहे हैं, कॉलेज से जो फ्री मिलती हैं दैट इज़ ओके। उसका एक डिसएडवांटेज ये है कि कॉलेज की लाइब्रेरी से जो बुक्स मिल रही हैं, आप उसमें किसी तरह की मार्किंग नहीं कर सकते क्योंकि वो आपकी नहीं है, ठीक है। आप उसमें किसी तरह का हाईलाइट नहीं कर सकते, है ना, आप उसके जगह जगह राइट नहीं लगा सकते। आपकी खुद की परचेस की हुई बुक रहेगी, आप ज़रूरी चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, और उसको आप उसका बेनिफिट आपको लाइफ टाइम मिलता है। तो एक जो कारण है वो है बुक्स न खरीदना, बुक्स से न पढ़ना, है ना। नेक्स्ट जो कारण है वो है सीनियर से कांटेक्ट न करना। अधिकतर ये देखा गया है कि जैसे ही आप एडमिशन लेते हैं, आप केवल अपने बैचमेट से आप दोस्ती बढ़ाते हैं, ठीक है, आप अपने सीनियर्स से कांटेक्ट नहीं बढ़ाते हैं। एक चीज़ आप समझिए, आप खुद ही बोलते हैं कि यार बिना रेफरेंस के जॉब नहीं लगता है, तो आप ये बताइए रेफरेंस कहाँ से आएगा? रेफरेंस अपने आप जनरेट नहीं हो जाएगा। आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं अपनी दोस्ती यारी में, आपके साथ के जो बैच है, जो आपके साथ पढ़ रहे हैं क्लास में, उनके साथ बढ़िया मस्ती चल रही है, आपकी खूब दोस्ती यारी आप निभा रहे हो, ठीक है। और आप गलती क्या कर रहे हो कि आपने अपने सीनियर से कांटेक्ट ही नहीं किया। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सीनियर्स 1, 2, 3, 4 जितने अधिक सीनियर से आप कांटेक्ट बनाएंगे, उनके पास जाएंगे, आप उनके पास जाइए, उनसे कांटेक्ट बढ़ाइए, उनसे दोस्ती बढ़ाइए, उनसे बोलिए कि सर बताइए करियर के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, बताइए आप, क्योंकि आप सीनियर हैं, आपने सब चीज़ें देखी हुई हैं, है ना। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़, जब आप उस सीनियर से कांटेक्ट बढ़ाएंगे, उनसे दोस्ती यारी बढ़ाएंगे, तो आपसे तो पहले उनका जॉब लगने वाला है, ठीक है, पक्की बात है, क्योंकि वो आपसे आगे। तो जब उनका जॉब लग जाएगा और आपसे उनकी जब दोस्ती अच्छी रहेगी, संबंध अच्छे रहेंगे, तो डेफिनेटली वो आपके लिए रेफरेंस का काम करेंगे। उनकी जब जॉब लगेगी तो वो आपको भी बुला लेंगे, क्योंकि उनकी नज़र में आप अच्छे हो, आपसे कांटेक्ट है। तो यहाँ रेफरेंस के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ऑलरेडी 10-15 सीनियर से आपका कांटेक्ट है, और एक अच्छे टर्म में आपका कांटेक्ट होना चाहिए। मतलब आप उनको शो करो कि यू आर ए इंटेलिजेंट पर्सन, है ना, यू आर ए हेल्पफुल पर्सन, यू आर ए सिंसियर पर्सन। उनका कहीं भी जॉब लगेगा वो आपको बुला लेंगे। एक ये पॉइंट है जो मिस हो जाता है। नेक्स्ट है कमांड ऑन एनी 1 और 2 सब्जेक्ट। देखिए, इंजीनियरिंग के दौरान लगभग हम 30 से 40 सब्जेक्ट तक हम पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन इंटरव्यू में अक्सर एक चीज़ पूछी जाती है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा आता है, आपको कौन से टॉपिक पे अच्छा कमांड है। तो उस टाइम पे जाके हम स्टक हो जाते हैं, उलझ जाते हैं कि यार क्या बोलें यार, है ना। सभी हमको थोड़ा थोड़ा आता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए शुरू से ही कि पूरे इंजीनियरिंग में जो आप 30 से 40 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसमें से कोई से भी 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट्स को आप बिल्कुल दिल से लगा लीजिए। कोई भी आप एक अपना इंटरेस्ट ढूंढिए, जैसे फॉर एग्जांपल आईसी इंजन, है ना, जितने भी व्हीकल्स होते हैं आपका उसमें इंटरेस्ट है। अब आईसी इंजन एक सब्जेक्ट आपने पकड़ लिया, ठीक है। अब आईसी इंजन में बिल्कुल आप मास्टरी कर लीजिए, ठीक है। उसकी बुक्स ले लीजिए 2 से 3, और उसके आप वीडियोस देखिए, उसमें मास्टरी कर लो आप, ताकि कोई भी इंटरव्यू में पूछे कि भाई आपका पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा है, तो बिना 1 सेकंड भी देरी करते किए बिना आप बोले मेरे को आईसी इंजन में इंटरेस्ट है।
तो जब वो इंटरव्यू वाला आपसे पूछेगा, चूंकि आपका उसमें इंटरेस्ट है, आपने स्टडी की हुई, आप फटाफट उससे रिलेटेड चीज़ें आप बताते जाएंगे। ठीक है, बहुत ज़रूरी है कि कोई भी एक या दो सब्जेक्ट में आप अपनी मास्टरी बनाएं। ठीक है, आप ये मत सोचें कि सभी सब्जेक्ट में मैं अच्छा हो जाऊंगा। कोई भी व्यक्ति सभी सब्जेक्ट में अच्छा नहीं हो सकता। ठीक है, कोई भी एक से दो सब्जेक्ट आप ऐसे देख लीजिए, आपकी जो भी ब्रांच है और आपके जो भी इंटरेस्ट है उसके हिसाब से, कि उसको आप अपना फेवरेट बना लीजिए और इंटरव्यू में आप मान के चलिए कि आपको वही बोलना है। ठीक है, भले वो इंडस्ट्री कुछ भी करती हो, कोई भी काम करती हो, लेकिन आप अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट को शो कीजिए, उसको आप बताइए। ठीक है, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट कारण है एक्सपेक्टेशन ऑफ हायर सैलरी। देखिए, लोगों को जब इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलता है, उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रहती है। उनको ऐसा लगता है कि हमको तो बस इंजीनियरिंग के बाद 1-1.5 लाख 2 लाख की सैलरी मिलने वाली है और मतलब हम बहुत अमीर बनने वाले हैं। ठीक है, हमने इंजीनियरिंग में एडमिशन लेके बहुत बड़ा काम किया। अरे भाई, इंजीनियरिंग है तो अल्टीमेटली ग्रेजुएशन ही। ठीक है, और बहुत ही जैसे दूसरे ग्रेजुएट्स होते हैं वैसे हम भी एक ग्रेजुएट हैं, और आपकी भी जो स्टार्टिंग होनी है वो धीरे ही होनी है। हाँ ठीक है, सॉफ्टवेयर हुआ, कंप्यूटर साइंस हुआ, इसमें इनिशियल पैकेज थोड़ा अच्छा मिल जाता है, लेकिन हम मैकेनिकल की बात करें, सिविल की बात करें, ईएक्स की बात करें, ईसी की बात करें, तो इनमें इनिशियल पैकेज ज़्यादा नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम इनिशियल कम पैकेज पे भी अगर हम रेडी हो जाते हैं तो जैसे जैसे एक्सपीरियंस आपको मिलता जाएगा वैसे वैसे सैलरी बढ़ती जाएगी। लेकिन होता क्या है कि हम शुरू से ही उम्मीद कर लेते हैं, नहीं पहला जॉब मेरा तो 30,000 का लगना चाहिए, 25,000 का लगना चाहिए, 50,000 का लगना चाहिए। अरे भाई, मैं तो कह रहा हूँ कि 10,000 का भी लग रहा है, आप कर लो, 6 महीने कर लीजिए, 10,000 पे 6 महीने कर लो कि आप सीख जाओगे काम। ठीक है, इसके बाद उस चीज़ को आप रिज्यूम में लिखिए, अगली जगह रिज्यूम डाल दीजिए, 6 महीने बाद आपको 10 की जगह 15 मिल जाएंगे, हो सकता है 20 मिल जाए। तो आप अपनी सोच को बदलिए। इनिशियली कोई भी अमाउंट मिल रहा है, मैं तो कह रहा हूँ 7,000 रुपये, 7,000 पर मंथ मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, ये मैं सोचा अरे यार ये तो मेरे ईगो को ठेस पहुंच रही है, मैं 7,000 पे काम करूंगा। अरे भाई कर लो, कौन देख रहा है, कौन बोल रहा है आपसे, आप फ्रेशर हो, काम सीखना ज़रूरी है, कहीं इंगेज होना ज़रूरी है। ठीक है, तो एक ये पॉइंट है। नेक्स्ट है नो सीरियसनेस अबाउट प्रोजेक्ट। देखिए, चाहे डिप्लोमा हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, कोई भी ब्रांच हो, आपके 3rd ईयर से प्रोजेक्ट्स शुरू हो जाते हैं जिनका नाम होता है माइनर प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट। ठीक है, अब अक्सर होता क्या है कि हम प्रोजेक्ट्स खरीद के ले आते हैं, परचेज करके ले आते हैं कहीं से भी 2-3 हज़ार में, और जमा कर देते हैं कॉलेज में, उसमें हम मेहनत नहीं करते हैं। ये एक गलती होती है। प्रोजेक्ट को रखा ही इसलिए गया है कि आप उसमें दिल से मेहनत करें, उसको सीरियसली लें, और वहीं से आप सीखते हो। ठीक है, तो प्रोजेक्ट को सीरियसली नहीं लेना भी एक हमारे बहुत नॉलेज में कमी होती है, और इंटरव्यू में कई बार पूछ लिया जाता है कि आपकी माइनर प्रोजेक्ट की फ़ाइल कहाँ है, आपके मेजर प्रोजेक्ट की फ़ाइल कहाँ है, या क्या टॉपिक था, आप उसके बारे में बताइए। तो वहाँ से वो जज करते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में 10 से 15 मिनट में वो आपको जज नहीं कर सकते, आपको चेक नहीं कर सकते, तो अब बात आती है इसको चेक कैसे करें। तो कई बार इंटरव्यू में आपके प्रोजेक्ट के बारे में बात कर ली जाती है कि बताइए आपके मेजर प्रोजेक्ट का टॉपिक क्या था। ठीक है, फिर जैसे ही आपने टॉपिक बताया, हो सकता है आपसे फाइल भी मांग ली जाए। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, इंटरव्यू में जब भी जाएं तो माइनर प्रोजेक्ट और मेजर प्रोजेक्ट की जो फाइल होती है, जो हार्ड कॉपी आप हार्ड बाइंड करवाते हैं, वो अपने साथ उसका प्रिंट जरूर ले जाएं। पूरी फाइल, जो पूरा जो प्रोजेक्ट होता है वो ज़रूर ले जाएं, उसमें से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब आपने अगर ख़रीदा हुआ होगा अगर आपका प्रोजेक्ट, तो आप नहीं बता पाएंगे, और अगर आपने खुद से मेहनत करके ईमानदारी से अगर आपने बनाया होगा तो आप उसका आंसर दे पाएंगे और सिलेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है लो क्वालिटी रिज्यूम। देखिए, अक्सर होता क्या है, सब लोग एक जैसा रिज्यूम बना लेते हैं। क्लास में 60 लोग हैं, पता चल रहा 60 लोग हैं एक जैसा रिज्यूम है, एक ही फॉर्मेट में सब ने बना लिया। आप खुद सोचिए कि आप बाद में जाते हैं इंटरव्यू के लिए, पहले आपका रिज्यूम जाता है, और आपका रिज्यूम नहीं जा रहा है, सभी कॉलेजेस से चारों तरफ से हज़ारों रिज्यूम पहुँच रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले रिज्यूम देखा जाता है। ठीक है, आप तो बाद में पहुँचेंगे। अब रिज्यूम में ही दम नहीं होगी तो वो आपको कॉल क्यों करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप भले ही कैसे भी हो, आपके रिज्यूम में दम होनी चाहिए। अब रिज्यूम में दम कैसे आएगी, रिज्यूम में दम ऐसे आएगी जब आप उसमें अलग अलग एक्टिविटी आप करेंगे 4 साल के दौरान, और उस रिज्यूम में आप लिखेंगे। एक बात आप समझ लीजिए, रिज्यूम में एक लाइन मेंशन करने के लिए कई बार मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, रिज्यूम में ठीक है आपने 10th लिख दिया, 12th लिख दिया, हॉबी लिख दी, इंजीनियरिंग लिख दिया, अपना बेसिक डिटेल्स डाल दी,
ये तो सभी में डली हुई है, एक्स्ट्रा क्या, एक्स्ट्रा तो कुछ भी नहीं है। अब वो एक्स्ट्रा कहाँ से आएगा? आप थोड़ा सा कहीं कुछ इंडस्ट्री विजिट करेंगे खुद से, आप कोई सर्टिफिकेशन कोई निकालेंगे, आप कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम निकालेंगे, कोई छोटा मोटा सर्टिफिकेशन निकालेंगे, कोई चीज़ सीखेंगे, तब जाके बड़ी मेहनत के बाद एक लाइन एक्स्ट्रा लिखाएगी। वो एक एक्स्ट्रा लाइन जब उस बंदे को दिखेगी जो इंटरव्यू लेने वाला है, तो वहाँ से फिर वो रिज्यूम सेलेक्ट होगा। कोशिश कीजिए 2 पेज का रिज्यूम हो, ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो, दूसरे अपने साथ के दोस्तों से कंपेयर करो कि यार इससे मेरा रिज्यूम कैसे अच्छा हो, उसको अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए आप, ठीक है। और रिज्यूम के बारे में आप मेरे से हेल्प ले सकते हैं, आप मुझे भेज सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पे, आप मुझको कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा कांटेक्ट नंबर आपको मिल जाएगा, आप मुझको व्हाट्सअप करके आप मेरे से चेक करवा सकते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट कि सर एक बार आप बता दीजिए मेरे रिज्यूम में क्या कमी है, ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी नोट की जा रही होती है। आप ये मत समझिए कि जब आप केवल रूम में एंटर कर रहे हैं तभी आपको नोटिस किया जाएगा। आपके इंटरव्यू के लिए मान लीजिए थोड़ा सा टाइम है, 1 घंटा बाकी है, 2 घंटा बाकी है, तो आप बाहर सोफे पे इंतज़ार कर रहे हैं, वहाँ से लेके इंटरव्यू तक आपकी एक्टिविटी कोई ना कोई नोट कर रहा होता है। हमको लगता है हमें कोई नहीं देख रहा है, ठीक है। आपके बातचीत करने का तरीका, आपके हंसने का तरीका, आप क्या बात कर रहे हो, उठना बैठना, कितने सीरियस हो, वो मान के चलिए कोई ना कोई आपका नोट कर सकता है। और हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन कोई व्यक्ति अंदर पहुँचा रहा हो कि वो फलाना फलाना जो पहले नंबर पर बैठा हुआ है वो तो गड़बड़ लग रहा है मेरे को, तो उसको तो सेलेक्ट मत कीजिएगा। या इसका उल्टा भी हो सकता है कि वो जो एक बंदा है वो सुबह से बैठा हुआ है और वो काफ़ी सीरियस लग रहा है मेरे को, तो वो कहीं ना कहीं रूम में, इंटरव्यू के रूम में घुसने से पहले भी कहीं ना कहीं आपकी बॉडी लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपका उठना बैठना, आपका ड्रेसिंग सेंस, आप कितना सीरियस, सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। रूम में जब आप एंटर करते हो तो क्या आपका पोस्चर है, आप क्या बोलते हो, गुड मॉर्निंग करते हो, गुड आफ्टरनून करते हो, मे आई कम इन बोलते हो, फिर कैसे बैठते हो, कैसे कुर्सी सरकाते हो आप, है ना, फिर आप ऐसे हाथ रख के बैठते हो, ऐसे हाथ रख के बैठते हो, झुक के बैठते हो, पीछे बैठते हो, सभी चीज़ें, एक एक चीज़ कोई ना कोई बंदा आपका जज कर रहा होता है। आप जब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं 3 से 4 लोग बैठे होते हैं, ठीक है। आप ये मत समझिए कि तीनों चारों केवल आपका नॉलेज चेक करेंगे, उसमें से एक बंदा जो साइड में बैठा होगा वो आपके फेस एक्सप्रेशन नोट करेगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज नोट करेगा, वो देखेगा कहीं आप डिप्रेशन में तो नहीं है, आप एंग्जाइटी में तो नहीं है, या आपको कोई मेंटल प्रॉब्लम तो नहीं है, या हमारे इंडस्ट्री के लिए सूटेबल है या नहीं। वो केवल एक बंदा आपके फेस एक्सप्रेशन ही देख रहा होगा, आपके बोलने का तरीका, आपके हंसने का तरीका, आप किस बात पे रिएक्ट करते हो, किस बात पे खुश होते हो, किस बात पे नाराज होते हो, ये सभी चीज़ें वो नोट कर रहा होता है। तो ये सब चीज़ों पे भी आप वर्क कीजिए और अपने पोस्चर का, अपने बॉडी लैंग्वेज का, कैसे बैठ रहे हो, कैसे उठ रहे हो, क्या स्माइलिंग है, फेस, सभी चीज़ों पे, ड्रेसिंग, बटन ऊपर की लगी है नहीं लगी है, फोल्ड है आपकी कॉलर, वो सभी चीज़ें जो है आप अपना ध्यान रखिए, ठीक है। प्लेन शर्ट पहन के जाइए आप, ठीक है, कैजुअल शर्ट पहन के जाइए, नॉर्मल, चितरंगी और वो रंग बिरंगी और वो वैसा पहन के मत जाइए, थोड़ा प्रोफेशनल दिखिए, ठीक है। हो सके तो टाई लगा के जाइए और अपने व्यवहार को इंटरव्यू के सामने, क्योंकि उस वक्त जो जॉब दे रहा है वो भगवान है, तो आप उसके सामने जो है शालीनता से पेश आएँ। तो ये कुछ मैंने कोशिश की कि आपको बताने की पॉइंट्स, कि इन पॉइंट्स की कमी की वजह से जो है हमको जॉब नहीं लगता है। और इन सब चीज़ों को आप अगर शुरू से ही ध्यान रखेंगे, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, मेरी बातों को आप इम्प्लीमेंट कीजिए और इससे कुछ अगर फ़ायदा होता है तो कमेंट कीजिए। कुछ और भी पॉइंट्स अगर आपको दिमाग में आते हैं, कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में कैरियर से रिलेटेड, भोपाल में एडमिशन से रिलेटेड या कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड, आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मुझको कॉल कर सकते हैं एनी टाइम। और पहले चाहें तो आप व्हाट्सअप करके अपना नाम और इन्फॉर्मेशन भेज दें और एक परमिशन ले लेंगे, सर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, तो मैं अगर वहाँ आपको ओके बोलता हूँ देन यू कैन कॉल मी। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट यूनिक टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।